नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौन, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। आज देश की निगाहें दिल्ली के संसद भवन पर थी, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026 का केंद्रीय बजट पेश किया। एक तरफ जहां भाजपा इसे विकसित भारत की सीढ़ी और अमृत काल की सबसे बड़ी मजबूत नींव बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता के साथ छलावा और खोखला करार दे रहा है। क्या यह बजट वाकई 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। योगी बोले, बजट 2026 सर्वसमावेशी। सपा कांग्रेस ने क्यों बताया जन विरोधी? बजट 2026 पर यूपी में सियासी तकरार। योगी ने सराहा, विपक्ष क्यों रहा नकार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में 145 करोड़ भारतीयों के लिए सपनों का रोड मैप पेश किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए सरकार ने दावा किया कि यह बजट हर वर्ग को समान अवसर देगा। इस बार का बजट एक खास वजह से भी चर्चा में है। पहली बार है जब बजट कर्तव्य भवन में तैयार हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट का पिटारा खोला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मास्टर स्ट्रोक करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट कर्तव्य भवन की गरिमा और 145 करोड़ लोगों की उम्मीद का संगम है। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमा इसे सिरे से खारिज कर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल यादव और विरोधी कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये बजट सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहा है। गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? तो कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को जरूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उसमें आपने कुछ नहीं किया। सदन में दावों और प्रतिवादों के बीच आम आदमी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि उसकी थाली कितनी सस्ती होगी और उसकी जेब में कितनी बचत बचेगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि नींव मजबूत है, विपक्ष कह रहा है कि इमारत ढहने वाली है। लेकिन सच क्या है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पर वाकई ध्यान नहीं दिया गया, या फिर विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत। अतुल यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं।
अतुल जी का बहुत स्वागत है। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। प्रभात भाई का बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर अविनाश पार्थीकर, अर्थशास्त्री, इस चर्चा में मौजूद है हमारे साथ। अविनाश सर का बहुत स्वागत है। अविनाश सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। एक और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये विकसित भारत का रोड मैप, मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया, सर्वसमावेशी बजट है। उधर विपक्ष तो कह रहा है किसी के लिए कुछ नहीं है, राय रत्ती किसी को फर्क नहीं पड़ता, 5% लोगों का बजट है। कैसे देखा जाए सर, कुछ मोटा मोटी बताएं आप। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका सिस्टम म्यूट है सर। जी, सबको दर्शकों को नमस्कार जी सर। मैं तो ये कहूंगा कि अच्छा है कि इस वर्ष कोई चुनावी वर्ष नहीं है। नहीं तो हमेशा सरकार एकदम निकट भविष्य में चुनाव रहता है तो उस दबाव में काम करती है। बजट आमतौर पे ऐसे ही होने चाहिए जिसकी समझ दूरगामी हो। जी। यूनियन बजट ये 2026-27 का है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसमें फिजिकल डिसिप्लिन भी है और फ्यूचर रेडी बजट है। जी। इसमें एक तरफ तो ये मैन्युफैक्चरिंग को स्केल भी करता है, यूथ को एम्पावर भी करता है, कृषि का भी ध्यान गया है, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया गया है, थोड़ा सा टैक्स को भी सिंप्लीफाई किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो मिडिल क्लास की हमेशा आकांक्षा अपेक्षा रहती कि टैक्स पे थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो मुझे ऐसा लगता है पिछले वर्ष जीएसटी में कुछ दिया था और 12 लाख तक वो बढ़ाया था, तो इसलिए इस वक्त करने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जन भावना तो रहती है कि थोड़ा सा उसमें मिले। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विकसित भारत 2047 पे जो काम हो रहा है और ये एक आइडियल वर्ष था कि उसकी एक अच्छी आधारशिला रखी जाए, तो और बाकी बहुत सारी बातें इसमें आगे आएंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक बैलेंस बजट है, इसके दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। जी। और अगर विस्तार से जैसे मैं बताना चाहूँ तो इसमें जैसे हमने देखा कि स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ किसानों की बात होती है जी, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में हमारे पास एक बड़ी लंबी कोस्टल लाइन है जिसमें कि टोटल जीडीपी में जो मत्स्य उत्पादन का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके लिए भी बहुत सारा स्कोप रखा गया है। फिर नए एवेन्यूज खोले हैं काजू के उत्पादन में, कोकोनट के उत्पादन में, जो हमारे मेवे हैं जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है, तो इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी युवाओं का भी ध्यान है, किसानों का भी ध्यान है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है जो इमर्जिंग इकोनॉमी के डायमेंशन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इस पर भी बहुत ज्यादा स्कोप रखा गया है। तो आने वाले समय में इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो काफी होंगे, इसका एक मजबूत आधारशिला है इसमें। जी, ठीक है। अतुल यादव जी, अब तो आप लोग ये नहीं कहोगे भैया कि चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया सरकार ने। हालांकि चुनाव बंगाल में है? असम में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में चुनाव है। अब ये चुनाव वाला फंडा नहीं है जो बताया अविनाश सर ने कि दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है। इसमें सबका ध्यान है, किसान का भी, नौजवान का भी। अतुल जी। सुनील सिंह जी, जो यह बजट है गरीबों की समझ से परे है। इस बजट में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आम जनता का कोई खास जिक्र हो या उनकी कोई फिक्र करी गई हो। कहीं ना कहीं ये अपने कुछ लोगों को, चंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है और आम जनता जो है वो ठगा सा महसूस कर रही है। ना तो उसमें किसानों की बहुत बड़ी कोई बात करी गई, ना तो युवाओं के रोजगार के संबंध में कोई ऐसी बात साफ और स्पष्ट झलक रही हो। कहीं ना कहीं जो जनता है वो जो इनको वोट देती है उनकी कोई इनकी फिक्र नहीं है। वो अपने सिर्फ 5% के लोगों को खुश करने के लिए बजट बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं मैं जहां से आता हूं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जिक्र किया, मैं उस जिले से आता हूं जो आलू के लिए जाना जाता है, आलू किसानी के लिए जाना जाता है। कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, और इस क्षेत्र में आलू पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। आलू किसानों के विषय में क्या ऐसा सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, बता दें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कहीं ना कहीं सुनील सिंह जी, आप जो जिस क्षेत्र से आप तो पूरे देश में घूमे फिरे हैं, लेकिन मथुरा क्षेत्र के लिए वहां पे भी तो किसी होती है। हम प्रमुख रूप से किसान हैं, हम युवा वर्ग। अगर उत्तर प्रदेश में
आपके चैनल पर आपके साथ मैं लगातार बैठता हूं, कोई ऐसी फैक्ट्री बताएं जहां फैक्ट्री लगाई गई हो और युवाओं को रोजगार मिला हो। कोई ऐसी बातें नहीं आती हैं। केंद्र सरकार सिर्फ क्या करती है कि वोट लेती है, लेकिन मध्यम वर्ग का और गरीब वर्ग का, किसानों का कोई भी ख्याल अपने बजट में रखती ही नहीं है। ठीक है प्रभात भाई, एक टिप्पणी आपकी भी आ जाए, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। आपके हिसाब से भी खोखला है? प्रभात जी अनम्यूट कर लो भैया। हाँ सुनील भाई जी। कुछ ऐसा है कि मैं माननीय योगी जी को सुन रहा था आपके चैनल पे। वो कह रहे थे कि पहली बार कर्तव्य भवन में इस बजट को बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो वही बात हो गई कि चांदी की कढ़ाई में फीके पकवान। अब चांदी की कढ़ाई में बना लो, अगर पकवान फीके हैं तो स्वाद तो मुंह को लगेगा नहीं। अब पूरी बजट पे थोड़ा सा मैं फोकस कर दूं, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं जी, और हूं ही, रहा नहीं हूं, अभी भी हूं, छात्र ही खुद को मानता हूं जी। आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे बड़ी जो समस्या रही है, और ये समस्या मेरी नहीं है, प्रभात की नहीं है, ना सुनील भाई की है, इस समस्या को सबसे पुरजोर ढंग से अगर किसी ने उठाया था तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब वही उठाते थे। वो कहते थे कि जैसे जैसे देश के रुपया की कीमत घटती है वैसे वैसे क्या प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा वगैरह क्या क्या बोलते थे। खैर मैं उतनी बात पे नहीं जाता। इस पूरे बजट में आप देखिए रुपये के उत्थान के लिए कोई कदम उठाया गया हो, कोई कदम, और ये नहीं उठ पाएगा। इसके पीछे भी कारण है सुनील भाई, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि जो व्यापारिक अस्थिरता इस देश में पैदा करके इन्होंने छोड़ दिया। ये कभी जो मित्र हैं इनके ट्रंप साहब, उनके दबाव में आकर के कभी वो शुरू कर देते हैं कि रूस से तेल आयात कम कर देते हैं, कभी वेनेजुएला की तरफ पड़ जाते हैं। मतलब इनका ये अस्थिर स्थिति में लेकर के चल रहे हैं, कंफ्यूज स्थिति में। तीसरी जो सबसे मुख्य बात है, जिस बात पर मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है इस देश में दो समस्या सुरक्षा के मुख की तरफ भयावह से भयावहतम होती चली गई, एक महंगाई और दूसरी बेरोजगारी। इस बजट के अंदर युवाओं के रोजगार पर जरा सा भी, यहां तक कि शिक्षा का बजट कम कर दिया। अरे भाई को शिक्षा से क्या तकलीफ है? अच्छा तकलीफ है ये मुझे पता है सुनील भाई, वो तो देवेंद्र भाई जवाब देंगे कि क्यों तकलीफ होती है शिक्षा से इनको, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है। डॉक्टर साहब क्या करते थे, तो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इनको उस दहाड़ से दिक्कत होती है। लेकिन सच यही है कि पूरे बजट का आकलन, आपने ठीक कहा चुनावी वर्ष नहीं है, और हमारे माननीय जो अर्थशास्त्री महोदय बैठे हैं उन्होंने कहा कि चुनावी साल नहीं है तो बजट संतुलित है। नहीं, चुनावी साल होने से बहस नहीं है। दिक्कत क्या है कि जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, भाजपा को पता है दूर दूर तक कहीं है नहीं। हाँ, आपने कहा 27 में चुनाव है, तो 27 में फिर से बजट आएगा सुनील भाई, फिर आप देखना इनकी घोषणा है। जब तक इन दिनों में तो दैतेरे की हेरी हो गई उत्तर प्रदेश में। भैया कैसी बात कर रहे हो? बजट पे कौन ध्यान दे रहा है? तब सुनील भाई आचार संहिता लागू हो गई होगी इन दिनों में उत्तर प्रदेश में। सुनील भाई मैं वही कह रहा हूं कि 27 में 10,000 रुपए भी बटेंगे। मार्च की होली में प्रभात भाई, मार्च की होली में तो कहीं खुशी और कहीं गम का गुलाल उड़ रहा होगा। कहां पे? मार्च के महीने में तो कहीं खुशी और कहीं गम का गुलाल उड़ रहा होगा मेरे भाई। ना 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 ना, एक बात तय है, पक्की बात कह रहा हूं सुनील भाई, जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो यहां तो वही बात है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसलिए उस पर कोई ये कर ही नहीं सकते थे। हाँ, एक बात की गारंटी देता हूं, अगले साल जब हम ऐसे ही बैठेंगे सुनील भाई, तो उस वक्त 10,000 रुपए भी दिए जा रहे होंगे महिला सशक्तिकरण के नाम पर, चुनाव आयोग के नाक के नीचे से चुनाव होते हुए, और उस वक्त हम देखेंगे कि जो लोक लुभावन चीजें आएंगी आप भी देखेंगे। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है ये बजट। एक बात मैं चैलेंज से कहता हूं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं उनका, देवेंद्र भाई बता दे मुझे कि एक काम इन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए किया हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यही बता दे, मैं मान जाऊंगा। छोड़िए ना निर्मला ताई को, बहुत अलग बात हो जाएगी जी। ठीक, यही बता दे देवेंद्र भाई जी। ठीक है देवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भाई साहब कहीं कुछ नहीं है, न शिक्षा के लिए है, न रोजगार के लिए, कहीं कुछ नहीं है इसमें। और आप लोग बता रहे हो कि दूरगामी विकसित भारत का हम संकल्प साकार कर रहे हैं।
सुनील सर, आज बड़ा दिन है जी और बड़ा दिन है क्योंकि देश का बजट आया और वो भी बजट ऐसा है कि 3.5 लाख करोड़ जी और ये ऐतिहासिक चीज है। सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से बधाई देता जी हूं और फिर अपने चैनल के साथियों को, पैनलिस्टों को, अपने दोस्तों को बधाई देता हूं जी। और विशेष रूप से आपको, क्योंकि आप मेरे पसंदीदा जो कहते हैं वो एंकर हैं और कई बार मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन कभी कभार विपक्ष की बात भी बड़ी अच्छी लगती है जब समय अच्छा होता है। जी और अतुल भाई ने भी मुझे इंगित किया है, हम्म प्रभात भाई ने भी किया है, उनकी बातों का देने का प्रयास करूंगा। हम्म अर्थशास्त्री के रूप में अविनाश भाई ने जो विश्लेषण किया है हम्म उसमें तो कुछ गुंजाइश बचती नहीं है। अब हम्म। विश्लेषण करने जो व्यक्ति बैठेगा चैनल पर, निश्चित प्रवक्ताओं का सीनियर होगा, आईना दिखाने का काम करेगा, कोई भी सही, पक्ष विपक्ष की बात अलग है। जी और एंकर जो है उसकी भूमिका देखिए होती है, हम आपके नाम के नीचे, सुनील भाई आप उम्र में हमसे छोटे लेकिन हम सर कहकर बोलते हैं, जी क्योंकि आपकी कुर्सी ओहदा जो है ना वो हमारी डिबेट का डिसीजन करती है जी और ये मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आज देश के लिए बड़ा दिन इसलिए है, प्रभात भाई ने भी कहा, किसानों के बारे में भी कहा, सबके बारे में, जी कि हमने जो बजट पीछे तय किया था उसका परिणाम है कि आज हम 22 प्रदेशों में हैं और 22 प्रदेशों के साथ देश में तीसरी बार है। ये बजट जब बनता है तो उससे पहले हमारा अपना जो है, जैसे बड़ा परिवार है, उससे काम करना हम सोचते हैं। विपक्ष की पार्टियों को कई जगह सीखना चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, लोकतांत्रिक भावनाएं समझे, देश की जरूरत क्या है उसको समझे, उसके अनुसार ही तो बोलना चाहिए और उसके अनुसार डिसीजन करना चाहिए। जी विपक्ष का काम है सवाल उठाना, कितना भी बढ़िया काम करें उसमें त्रुटि निकालने वाला ही अच्छा विपक्ष होता है। और अच्छी सरकार वो होती है कि उस त्रुटि को, जो विपक्ष के सामने वाले में जो कमी है उसे नहीं, जो उसके गुण है ना उनको पहचानिए। जी। अगर वो हमें त्रुटि निकालने की क्षमता रख रहा है तो निश्चित हमें देखना पड़ेगा। आज ये बजट जो है ऐतिहासिक बजट है, सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति से शुरुआत होकर जी आज कौन सा ऐसा, शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं तो ये कहता हूं पिछला बजट उठाइए और आपका बजट उठाइए और ये वही शिक्षा है कि आप एक एक एम्स के लिए तरसते थे, आज 22 एम्स इस देश में काम कर रहे हैं और आप 3, हमने देखिए शिक्षा की बात बता रहा हूं, मेडिकल सीट की बात मैं बताऊंगा कितनी बढ़ाई है। 3 एम्स जो दिए हैं देश में, वो एम्स वो हैं जो कि हमारी शिक्षा पद्धति के साथ साथ हमारी आयुर्वेद की पद्धति, जिसको खत्म किया गया पिछले 75 वर्षों में, उसको जीवंत करने के लिए विशेष रूप से वो डिफेंस, जिसमें दुनिया में हमारी चर्चा हो रही है, जिस पर बजट हमारा 75 वर्ष पहले बढ़ना चाहिए था, उसको पूरा किया है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात किसानों की, भाई मेरे भाई ने बात उठाई है, अतुल मेरे भाई भी हैं, आलू से ही काम नहीं चलेगा। किसानों के लिए उन्नत तरह के बीज और उन्नत जो फसलें हैं, जिस तरीके के काजू आदि की जो बात की है कि इस तरीके की खेती भी इस देश में होती है, और उन बीजों पर आप जो है हाइब्रिड के जो बीज काफी महंगे हैं या किसानों के यंत्र हैं, उन सबको चक्कर देखिए, आपको पता लगेगा कि किसको क्या दिया। हाँ, खाली एमएसपी की बात करते चिल्लाते करने वाले, वो एमएसपी हमने जो देश में ज्यादातर 36 प्रकार की जो चीजें हैं वो एमएसपी से भी ज्यादा हम दे रहे हैं ऑलरेडी। जी किसानों का जब पैसा मिलों पर बका था, देवेंद्र जी, उसको हमने दिलाया। देवेंद्र जी, बिजली मैं किसानों की आपका हमने सम्मान फ्री करता कर हूँ, रखी है। आपके किसानों क्षेत्र की में आय गन्ना पूरी पर्याप्त करने मात्रा का में काम होता है, आपके आप जिलों के कहते हैं आसपास करते गन्ना हैं। पर्याप्त आज मात्रा में महंगाई होता दर है। पर चर्चा क्यों गन्ना नहीं करते उत्तर आप? प्रदेश में कौन एक सी समय ऐसा नई था इस चीनी देश मिल में खोली महंगाई गई? दर 25% मैं तक पहुंची आपसे थी। पूछ रहा हूँ इस देश में कि कांग्रेस कौन के सी समय में चीनी मिल 16-15 तक रही। केंद्र ने इस खोली देश में उत्तर प्रदेश महंगाई में? दर कौन सी चीनी मिल उत्तर 1.5 प्रदेश सरकार ने खोली? आज ग्रोथ मैं में आपसे जानना तय कर चाह रहा लीजिए। हूँ, आप आप गन्ना कर्ज बेल्ट की से बात आते करते हैं, हैं लेकिन मैं देश आलू की बेल्ट विकास से की आता बात नहीं हूँ। करते। आप बताइए आज चैनल उत्तर पर प्रदेश कि बीमारू वाकई राज्य था, में क्या गन्ना जीडीपी किसानों में के लिए नंबर 1 उत्तर है। प्रदेश में कोई देश की सरकारी चीनी इकोनॉमी में मिल उत्तर खोली गई प्रदेश सबसे जो ज्यादा, केंद्र ने ऐसी जीडीपी का सरकारी हिस्सा है, चीनी मिल इकोनॉमी खोली देता हो? है, राजस्व पश्चिमी देता उत्तर है, प्रदेश में नई और चीनी देश मिल की में मैं उत्तर बात कर प्रदेश रहा को हूँ। नंबर 1 आप बनाने हमारे का काम करता है। सम्मानित किसान साथी आप भी कहां हैं, कहां मेरे चर्चा द्वारा भी करोगे? डायरेक्ट आप किसानी इतने की लाख जाती करोड़ है। के बजट को मैं 4 मैं घंटे आपसे तक जानना विश्लेषण चाह रहा करने हूँ, लगूं आप कि भारतीय कौन सा जनता पैसा पार्टी के कितनी कितनी प्रवक्ता हैं, जगह ये दिया, बता दीजिए उसके लिए वाकई हमारे में साथ, गन्ना अब किसानों हमारे के साथ हितों के जिनका लिए काम है, शास्त्री कौन बैठे हैं, सी सरकारी वो करते मिल रहेंगे, अविनाश भाई, वो उनका मुजफ्फरनगर, काम है। दूसरी बागपत, बात मैं ये कह रहा सराहा, हूं कि आप तारापुर, बोलिए
या इसमें कोई दिक्कत नहीं मुरादाबाद है, क्षेत्र में लेकिन इन समझता के क्षेत्रों में साथ, खोली गई कोई ईमानदारी के नई चीनी मिल जो साथ, सफाई के सरकारी साथ चीनी मिल की मैं बात कर रहा जिससे हूँ। लोग सुने, जिससे आपकी बातों को आप अमल में लाएं, आप पर विश्वास करें। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और हमारा चेहरा भी खुश है कि आज विपक्ष के पास बजट पर बोलने के लिए क्वेश्चन नहीं है कि बजट में क्या कमी काटनी है, पुराने लोगों के क्या किया गया और घुमा फिरा कर आ रहा हूँ, ठीक है देवेंद्र जी, नौजवानों के लिए क्या किया गया? बजट को गरीब लेकर जनता है ठीक है, अतुल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। कर रही है। आम भाई, जनता बड़ी बात जो आपके गरीब चैनल जनता पर ये उसको तो इस बता रहा बजट के हूं विषय में कि समझ में बजट नहीं आ रहा से कि बजट है क्या। बात करने वाला ये चुप होंगे बड़े तब से मैं बड़ा बोलूंगा। कांग्रेस या आदि पार्टियों में देवेंद्र भाई, आगे बात आपकी। देवेंद्र भाई पहले बोल रहे हैं, विश्लेषण फिर मैं करें। बोलूंगा। जो प्रभात भाई चर्चा अभी रुक करें, जाओ, अभी जो आपका टर्न अभी नहीं, रुक बताएं। जाओ, अभी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ प्रभात भाई। मैं प्रोफेसर अविनाश सर के पास जाऊंगा, लेकिन जो बात अतुल यादव जी ने कही कि आपने कौन सी चीनी मिल खोली है, क्या है, मेरे भाई आपके समय में जो चीनी मिल थी वही समय से रन हो जाती तो भी बहुत बड़ी बात थी। अब ये पूछो देवेंद्र प्रमुख से कि कौन सी चीनी मिल है जो बंद पड़ी है, सब दौड़ रही हैं चकाचक, सारी चल रही हैं, है? देवेंद्र भाई, अतुल भाई ये पूछा करो, है? कोई व्यवस्था सुदृढ़ रूप से धड़ाधड़ चल रही हो और रही बात जो वो अलग है, डबल इंजन के लेकिन सरकार थम होने जाए के वो अलग बावजूद भी है। परिस्थितियां प्रोफेसर बनी हुई है। प्रोफेसर अविनाश सर, कुछ बातें हैं जो जिसको लेकर विपक्ष इस बात को तो कह रहा है कि देखो भाई, आम जनता को कुछ नहीं मिला। बजट, देश का बजट देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, संपूर्ण देश के लिए होता है, या ये कह दिया जाए कि भाई जनता को फ्री में लुटा दो सब कुछ, है? 12 लाख पहले किया, जीएसटी में छूट दी, और क्या चाहिए, राशन सबको घर घर पहुंच ही रहा है, वो व्यवस्था तो निरंतर चली रही है। मनरेगा वाली व्यवस्था में अभी बदलाव हुआ ही था हाल ही में। और क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि विपक्ष भी ये कहे नहीं मजा ही आ गया, और अगर ये कुछ कर भी दें किसी के लिए तो कहेंगे कि ये तो चुनावी वाला ले आए, चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये बड़ी समस्या है सर, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें और थोड़ा सा बिंदुओं पर प्रकाश डालें ताकि विपक्ष को भी ये अवसर मिले कि हाँ, ये बजट किस तरह का है, ये देश की रीढ़ है, तरक्की है, कैसे। देखिए, इसमें 3-4 पहलू हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, और जिसकी जेन जी की हम बातें करते हैं, इनको अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे बायोफार्मा शक्ति है जो हमारी पहले से स्ट्रेंथ है, यहाँ से दवाइयाँ हम बहुत ज़्यादा सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ डाला है, यानी कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि इंडिया अब सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 पे जा रहा है, उसमें भी गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का अलग से प्रावधान रखा है जी। जो सेमी कंडक्टर हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, उस पर बहुत सारा हमें काम पड़ता था, बहुत ज़्यादा हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती थी। ये अब भारत में बनने में और गति आएगी, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर है, जिसमें कि हम जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं अप टू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक, वो पूरी कोस्टल लाइन है, वहाँ पर जो हमारे रेयर अर्थ मेटल है उस पर भी, उसके भी एक्सट्रैक्शन पर ज़्यादा स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल और मेगा पार्क्स और हैंडलूम को सपोर्ट करने के लिए काम किया है। अभी अब बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुई है, इसमें हमको फायदा मिलने वाला है, तो हम ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है। कुल मिला के ये गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जो उन्होंने सोचा है, तो इससे क्या इम्पोर्ट में डिपेंडेंसी कम रहेगी और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, सप्लाई चेन में भी हम लोग आगे आ पाएंगे। ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बजट है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये सब और ये आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जाएगा। अब एक बात और मैं कहूँगा कि एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इसमें 10,000 करोड़ फिर से एमएसएमई के बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। जब हम एमएसएमई में पैसा डालते हैं तो जो वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है समाज में, ऐसा नहीं कि कुछ खास क्लस्टर में कुछ खास लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। जब छोटी और मझोले उद्योगों में जब पैसा डलता है तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है, तो ये ऊंच नीच का जो भेद है ये कम होता है जी। इसके अलावा इसमें सेल्फ रिलायंट इंडिया जो फंड बनाया गया, इसमें 2,000 करोड़ अलग से डाले गए हैं, अलग अलग से क्लस्टर बनाए गए। एक बात और इन्होंने, ये 5 लोगों को ही सर, एक सेकंड, ये 5 लोगों को ही फायदा पहुंचाएगा बजट, ऐसा बताया जा रहा है।
विपक्ष की ओर से, क्योंकि 5 लोग हैं नहीं, इनके जैसे यार दोस्त, नहीं, उनके लिए है। जब जब एमएसएमई में बात कर रहे हैं तो सभी के साथ है, 5% तो नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे अभी एक बात और थी, जैसे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जहां पर 5 लाख से ज्यादा की आबादी है, अब उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो सरकार जो काम कर रही है, यानी भारत की सरकार जो कर रही है, वो वो अब छोटे शहरों में भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये कुल मिला के दूरगामी बजट तो लग रहा है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, उसमें भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कुल मिला के जो हमको लग रहा है, अगर कमी की बात करेंगे तो जैसे जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स रिलीफ नहीं मिली है, तो प्रथम दृष्टया मैंने कहा ना कि कोई चुनावी साल नहीं है, अगर होता तो फिर से टैक्स रिलीफ की बात करते, सरकार दबाव में आती। बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर बहुत ज्यादा खर्च है, तो आम लोगों में स्पेंडिंग पे भी ध्यान कम दिया गया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको एड्रेस सरकार कर सकती थी, लेकिन कुल मिला के ये दूरगामी बजट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटता है। अल्टीमेटली आपके पास लिमिटेड पैसा है और फिस्कल डेफिसिट भी कम करना है। इस बार टारगेट रखा है 4.3% से कम रहे, तो एक तरह से डिसिप्लिन की भी आवश्यकता है। और सब कुछ अगर दे ही देंगे तो फिर आएगा कहाँ से, क्योंकि ये पंप इन करने के लिए जरूरी भी है। जैसा जी अतुल जी, हमने पूर्व की सरकारों के भी बजट देखे, किस हिसाब से कैसे आए, खूब हाय 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 तोबा होती रही है। महंगाई पर वहां भी वही स्थिति थी, वहां भी यही होता था कि प्याज पे ही सरकार गिर जाती थी, वो दृश्य याद होगा आप लोगों को। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है कि भाई बजट आया और बजट खाली एकदम खोखला हो गया, 5 लोगों को दे दिया। जो बात प्रोफेसर अविनाश जी बता रहे हैं वो दूरगामी परिदृश्य देखने की बात हो रही है। और सरकार को ऐसा क्या है, जब आपको ये लगता है कि ये सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये हमेशा सरकार लोक लुभावनी बातें करती है, फिर यहां क्यों नहीं हुआ? यहां ये भारत को विकसित करने वाला प्लान क्यों ले आए है? इन्हें तो बंगाल जीतना है ना, तो उस हिसाब से बना देते बजट। अतुल भैया जी देखिए सुनील जी, जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हाँ। अगर हम देश के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। हमें आम जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्या केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमें गरीब जनता है उसकी शिक्षा के विषय में, जो उत्तर प्रदेश किसानी के लिए भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा गेहूं किसान भी है और धान किसान भी है, आलू किसान भी है, गन्ना किसान भी है। उसके विषय में क्या सोचा गया? कहीं ना कहीं किसान भी अपने आप को ठगा महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगा दी गई 10 सालों में या 11 सालों में, तो मुझे भी पता चल जाए वहां पे कितने युवाओं को रोजगार दे दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो मिसिंग होती हैं। ये गरीब से और मध्यम वर्ग से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फायदा अपने कुछ चंद लोगों को पहुंचाने के लिए ये बजट बनाते हैं। गरीब जनता तो ठगा सा महसूस करती है। हमें सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता का भी भलाई हो। महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई को कम करने के लिए कि जो केंद्र की सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा उपाय कर दिया गया? गैस सिलेंडर की बात करते थे, जो घर आपके घर में भी इस्तेमाल होती है, मेरे घर में भी इस्तेमाल होती है, सबके घर में खाना बनता है, तो गैस के दाम है, अन्य चीजें हैं जो सामान्य हम सब सामान्य परिवार से आते हैं, आम घरों से आते हैं। महिलाएं अपेक्षा करती हैं, युवा अपेक्षा करते हैं कि हमें छोटी सी नौकरी मिल जाए, हमें अपने जिले के आसपास ही नौकरी मिल जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो मेरा मानना है कि मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश से हैं और आप भी उत्तर प्रदेश मथुरा साइड से हैं। क्या आपके मथुरा साइड में ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगा दी गई है? ये देवेंद्र प्रमुख जी बागपत में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बताएं कि कहां पे फैक्ट्री लगाई केंद्र सरकार ने जो युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारे कन्नौज में कौन सी फैक्ट्री लगा दी केंद्र सरकार के द्वारा? कहीं ना कहीं सब कुछ मिसिंग है। जनता से ये वोट लेते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने चंद लोगों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। और गरीब जनता जो है उसकी समझ में ये बजट आ ही नहीं रहा है कि उसके लिए क्या किया भाई गया। आपके पास आ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारी बातें अतुल जी ने कही। उन्होंने कहा कौन सी फैक्ट्री लगा दी, आप अब समस्या दूसरी हो जाती है ना। फिर मैं अब लिस्ट लेके बैठूंगा तो समस्या फिर ये हो जाएगी, फिर आप लोग बगले झांकोगे कि जो लगी हुई थी उनको नहीं चला पाए। 30 लाख लोगों को, 30,000 लोगों को फैक्ट्रियों से बाहर जाना पड़ा, बड़े बड़े मिल सब ध्वस्तीकरण कर दिए।
दाल मिल से लेके तेल मिल सब निपटा दिए भैया। हुकुमचंद मिल हमें आज भी याद है इंदौर का क्या स्थिति है, आज भी 30 साल से ज्यादा 35 साल हो गई। अतुल भाई आज भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन होता है और मुकदमा चल रहा है, कितने लोग तो उसमें देवासान हो गए। इसी उम्मीद में कि कभी कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं आऊँ अतुल भैया, रुक जाओ अतुल भैया, मैं प्रभात भाई के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड अतुल भाई, सरकार को जो केंद्र सरकार तो करेगी, विपक्ष में डालने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष में है ही है। ठीक है भैया, आ रहा हूँ प्रभात भाई के पास आ रहा हूँ। एक तो प्रभात भाई पहले से ही कुछ लिख पढ़ के बैठे हैं, वो देवेंद्र भाई के पास जाएंगे उन सब बातों को लेकर। लेकिन एक मेरा सवाल प्रभात भाई, अब ऐसा लग रहा है इस बजट से कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोले अब तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं इस बजट में, तो खाली है खाली, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है इस बजट में। अब तो हम सरकार को घेर लेंगे। नहीं सुनील भाई, अगर मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के शब्दों को कोड एंड कोड करूं तो ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है इसके सारे डब्बे खाली हैं। लेकिन बात अभी एमएसएमई की हो रही थी, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था कि एमएसएमई पे बात वो कर रहे हैं जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर को हमेशा 14 से लेकर आज तक, मैं एक नहीं कई उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण नोटबंदी, एमएसएमई सेक्टर के हृदय पर आघात। दूसरा उदाहरण जीएसटी का गलत स्लैब, एमएसएमई सेक्टर के हृदय पे आघात। लगातार इन्होंने हृदय पे आघात किया एमएसएमई सेक्टर को, और इनकी चिढ़ी उनसे है। ये तो है ही हम तो हमारे तो वाले, ये कहां से एमएसएमई समझ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए कितना हास्यास्पद है इस बजट में, मैं देख रहा था। आप कह रहे हो हम तो हमारे तो नहीं है, आप तो 5-5 बताते हो इनके। नहीं, अभी बता रहा है ना, आप कहते हो 5-5 है इनके, अब कह रहे हो हम तो हमारे दो वाले नहीं है। सुनील भाई फिर 5 कैसे हो जाते हैं इनके? सुनील भाई आपके माध्यम से जी, इस बजट में पीएम आवास योजना जो शहरी है उसके लिए जो आवंटन है वो कितना है जानते हैं? 3500 करोड़। और संशोधित जो अनुमान आता है वो 300 करोड़। आप समझिएगा, 3500 करोड़ का आवंटन है और संशोधित अनुमान 300 करोड़ जी। जो शहरी क्षेत्र का है, ये बता रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में तो और हास्यास्पद है, 54,882 करोड़ का अनुमान है और 32,500 करोड़ का संशोधन है आवंटित। एक दूसरी बात पे आते हैं, अभी ये कह रहे थे सबको बधाई दूं। अतुल भाई अब उस बात की नहीं लूंगा ना जिसमें देश पर 350 गुना कर्ज आपने चढ़ा दिया, या इस बात पर बधाई ले लूं कि 2022 तक आप कहते थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय तो दोगुनी नहीं हुई, आपके मंत्री के बेटे कार के जरूर चढ़ा रहे थे किसानों के ऊपर। तीसरी बात, बधाई इस बात की भी ले सकता हूं 2022 तक आपने कहा था कि हर जो लोग हैं देश में सबका पक्का मकान हो जाएगा। अब बधाई में इस बात की लूं या इस बात की लूं कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। और इस बजट की बात करूं मैं, इस बजट के अंदर रोजगार नाम का शब्द ही नहीं डाला है। भाजपा सुनील भाई क्या करती है मैं बताता हूं। अभी चुनावों की भी चर्चा हुई तो बड़ी अच्छी लाइन है कि भाजपा हमेशा यही काम करती है, आंखें फोड़ देती है और चश्मे दान करती है। ठीक है भैया, ये यही लोग हैं। अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं, बस 1 सेकंड में अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं। इसके अलावा भी कुछ रह गया? आंखें फूट गई अब तो। नहीं, बस अंतिम 5 सेकंड। अतुल भाई सॉरी, मैं कह रहा हूं कि आपने ये बजट जब आता है तो 145 करोड़ लोग की जोड़े आंखें इस पर टिकी होती है। अब तो आप लोग लड्डू बांटो, अब तो आप लोग प्रभात भाई लड्डू बांटो। बजट कुछ नहीं है, खोखला है। अब तो मैंने इसीलिए कहा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो आप खेल जाओगे बंगाल में। लड्डू बांटे पूरे देश का, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मटिया मेट कर दिया इन्होंने अपने गलत। नहीं, इतना बजट तो होगा, लड्डू वड्डू लायक बजट नहीं है क्या आप लोगों का? लड्डू लायक तो है बजट। काम कीजिए सुनील भाई, मैं चैलेंज देता हूं, जो कर्तव्य भवन का नाम लेते हैं ना उनको बोलिए कि हर साल नोटबंदी की बरसी मनाइए। पता है कि इसी दिन नोटबंदी हुआ था, रात के 8 बजे प्रधानमंत्री आगे किए थे। ठीक है, मैं चैलेंज देता हूं इनको। लेकिन प्रभात भाई ये प्रभात भाई देने की बात नहीं करी थी। मेरे भाई सुनो, ये देश का बजट है, यहाँ देश की संसद से जब एक सेकंड, जब देश की एक सेकंड, रुक जाओ मेरे भैया, रुक जाओ। निवेदन आपसे निवेदन हाथ जोड़ के, आप तो अर्थशास्त्री हैं, मैं कहा छोटी सी बुद्धि मेरी।
मैं तो ये कह रहा हूं, आज ये देश का बजट है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने जो घोषणा की वो उत्तर प्रदेश के किसान के लिए भी है वो व्यवस्था, वो कर्नाटक वाले के लिए भी है, वो हिमाचल वाले के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए। ठीक है, अब राज्यों को भी देखना है अपने अपने बजट। 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है। अतुल भाई तब जब लाएंगे कि कौन सी चीनी की फैक्ट्री लगाई, कौन सा इन्होंने उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट किया, तब और अच्छा लगेगा। अभी ये देश का बजट है, नहीं। संपूर्ण भारतवर्ष का बजट है। इसलिए ये न कहो कि हमारे उत्तर प्रदेश को आपने छोड़ दिया। क्या ही बजट लाएगा राज्य? देवेंद्र प्रमुख जी, तो आर्थिक परेशानी देवेंद्र प्रमुख जी, और इनके कारण जूझ रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं। क्या ऐसा हो कि देश का बजट आए और फिर राज्यों को चिन्हित कर लें, 1-2 राज्य बोले मेरे पसंदीदा हैं, भाई उत्तर प्रदेश मेरे कलेजे में रहता है इसलिए उत्तर प्रदेश को सब कुछ दे दूं, बाकी को छोड़ दूं। ऐसा करना चाहते हो देवेंद्र प्रमुख? सुनील भाई, सबसे जैसे पहले मैं बिहार चुनाव के समय अतुल भाई बिहार को रखा था। जी, व्यक्तिगत क्वेश्चन था। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत का नाम आया तो उस पर थोड़ा सा जो है इंगित करूंगा जी कि हाँ, बागपत ठीक कह रहे हैं अतुल भाई। जब पहली सरकारों में थी तो बागपत से शामली सहारनपुर जाने के लिए 10-10 घंटे का रास्ता भी होता था जी। बागपत को जो है क्राइम के नाम से भी पहचाना जाता था, क्योंकि किसानों का मामला था। रात को 12 बिजली नहीं आती थी, किसानों की आपस में झगड़े, हत्याएं ज्यादा होती थी, छोटा जिला। लेकिन आज बागपत का जिक्र करो, नोएडा के लोग ये कहते हैं कि हमें बागपत की तर्ज पर मुआवजा दिला दो जी, हमें बागपत जैसी सुविधा दिला दो। आज बागपत में मेडिकल कॉलेज, आज बागपत में मिल्क, देवेंद्र भाई जी, अमूल का मेरे प्लांट, द्वारा किसानों की बात मतलब करी जो गई, आपके आसपास में 20 किलो में नहीं है, छोटे से बागपत की बात कर रहा हूं। ये बताइए, आज बागपत में रोडवेज के हाईवे रोड जितने भी हैं, आपका जो है आपका देहरादून एक्सप्रेस, एलिवेटेड रोड, सारे देवेंद्र भाई अगली तैयारी बजट के लिए आपको करनी होगी। उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, अगली तैयारी आपको करनी होगी उत्तर प्रदेश का जब बजट आएगा। लेकिन इतना जरूर है, विपक्ष ने कह दिया खोखला है। सरकार बता रही है कि ये संपूर्ण भारत के विकसित विजन को कंप्लीट करने वाला बजट है। देखना ये होगा कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करेगी, क्योंकि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर धरातल पर यह बजट कुछ करेगा तो जनता उसे जिएगी, सराहेगी। अन्यथा बाकी तो अतुल भाई की बात ठीक है, प्रभात जी की भी ठीक है। नमस्कार भैया, धन्यवाद।